9 out of 10 people that I meet have absolutely no idea about investment. 99% of India is one medical bill away from bankruptcy. You just do this much, you will be able to beat 80% of the best sophisticated fund managers. फिर कीर्तन शाह की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. Kirtan Shah, thank you so much for taking out the time. Welcome to Jar Exchange. Pleasure is all mine, Akash. Thank you so much for having me. पर्सनल फाइनेंस इतना डिफिकल्ट है क्या, कॉम्प्लेक्स है क्या? कॉम्प्लेक्स तो नहीं है. आई थिंक बहुत सारा डेटा अवेलेबल है एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे अलग अलग ओपिनियंस है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. पर मुझे नहीं लगता पर्सनल फाइनेंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड. इट्स एक्सट्रीमली सिंपल. यू जस्ट हैव टू फॉलो बेसिक रूल्स. यू एंड अप फॉलोइंग दोज बेसिक रूल्स. You probably will end up beating the best of the fund managers on the street. तो आज थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं. मैं शुरू करता हूँ. आई विल बी द मोस्ट लेमैन पर्सन ऑन अर्थ एंड एक एक करके करते हैं. एक आपका थ्रेड है पर्सनल फाइनेंस 101. सो लेट्स डू पर्सनल फाइनेंस 101 विद कीर्तन शाह टू बिगिन. तो सबसे पहली चीज़ आपने लिखी है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में. तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो पहले सवाल आता है इसकी क्या ज़रूरत है. तो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ इंश्योरेंस की क्यों चाहिए ये. See, I think India is a country, and I'm not talking about anything else but the infrastructure availability and problems. India is a country, we don't have retirement से related provisions available या transition से लेके provisions available. Like say for example, if I'm the only breadwinner in my family, मैं अकेला काम करता हूँ family में, और कल उठ के मुझे अगर कुछ हो गया, आई डोंट थिंक एज अ कंट्री वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कि बचे हुए लोगों को फाइनेंशियली विल बी टेकन केयर ऑफ. तो अगर मैं ब्रेड विनर हूँ राइट, और मेरे से घर चलता है और मैं नहीं हूँ कल फॉर वट एवर रीजन, तो आपको फैमिली में मेरी इमोशनल रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलेगी बट एटलीस्ट फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट मिले जिससे आपकी लाइफस्टाइल हर्ट ना हो जाए. आज प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में लाइफस्टाइल का नहीं है, आज मुझे सर्वाइवल पे प्रॉब्लम है. बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेटा बट आई कैन टेल यू लेस देन 5% ऑफ इंडिया इज इंश्योर्ड, विच मीन्स 95% ऑफ द पीपल जब अगर उनके घर के ब्रेड विनर को कुछ हो जाएगा, दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग इन प्लेस टू टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट 20, 30, 40 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. तो ये चीज़ ये नहीं है कि आपका अगर ब्रेड विनर उसे कुछ हो जाता है तो क्या फाइनेंशियल लाइफस्टाइल पे चेंज आ जाएगा आपके, नहीं, आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाएगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक ब्रेड विनर हो, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, यू शुड डेफिनेटली हैव अ फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर योर सेल्फ एंड दैट्स द जॉब इंश्योरेंस डज. ओके तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि LIC का क्या था, कि अभी भी एक मैं पॉलिसी है जिस पे 5,000 पे कुछ रिटर्न है नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ मेरे को तो मेरे को 1 लाख समथिंग बहुत ही कम पैसे वापस मिलने वाले. आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड. आप खुद की बात करो, मेरे डैड के पास 52 पॉलिसीज है एंड बिफोर आई स्टार्टेड इन दिस बिजनेस मेरे डैड को ऐसा लग रहा था कि उनके जैसा प्लानर कोई है ही नहीं, कि उन्होंने इस तरीके से प्लान करके रखा है कि वो जब रिटायर हो जाएंगे तो हर साल एक पॉलिसी मैच्योर होगी एंड उनका रिटायरमेंट इज टेकन केयर ऑफ. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ, जब मैं अपने डैड के एरा की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे. अगर आपको फिक्स्ड इनकम ही करना था तो उस ज़माने में तो 12-15% फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न वॉज एक्सट्रीमली नॉर्मल. तो फिर आपने क्यों एक 6%, 7% वाला प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्ट किया, जिसमें ना आपको रिटर्न भी मिल रहा है ना आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे आज 10 लाख होगा, पहले 20 गुना था तो 20 लाख होगा, उससे ज़्यादा तो आपको सम अश्योर्ड भी नहीं मिल रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज से 20 साल पहले ये पूरी बिजनेस रिलेशनशिप पे चलती थी, व्हेन डिजिटल वाज नॉट सो बिग, राइट. So all of us in our families have that one person who's related to us, who's somewhere associated to LIC, would have come to your place and my place and given that one policy to our parents. जो कि शायद उस टाइम के लिए ठीक था
नथिंग अगेंस्ट देम, या बट आज वो सही चीज़ नहीं है. सी आई टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस इज एन एक्सट्रीम मस्ट. मैं इनफैक्ट एनी एंड एवरीबॉडी दैट आई टॉक टू, आई टेल देम कि आप इन्वेस्टमेंट चालू करो, उसके पहले 2 चीज़ों को कंप्लीट करो, फिर ही इंश्योरेंस, फिर ही इन्वेस्टमेंट पे आप. फर्स्ट इज हैव अ टर्म इंश्योरेंस. एज सुन एज यू स्टार्ट वर्किंग, हैव अ टर्म इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ, कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी. सेकेंड, हैव अ मेडिक्लेम फॉर योर एंटायर फैमिली. बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, पर वो इतना छोटा सा इंश्योरेंस होता है कि आपकी पूरी फैमिली कवर नहीं होगी. एंड आई कैन टेल यू, आई हैव सीन केसेस जहाँ लोग 5-5, 10-10 साल पैसा इकट्ठा करते, एक घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, 0 हो जाता है. अलग से उसको करते हैं. राइट, सो ऑलवेज हैव दीज टू टेकन केयर ऑफ, उसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए. 1. और लाइफ इंश्योरेंस में, in my opinion, there is only one product that you realistically need, which is your term insurance. क्योंकि वो एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप 10,000 रुपया प्रीमियम भरोगे तो 50 लाख रुपए का कवर मिलेगा. राइट, पर ये बेचा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि कमीशन नहीं मिलता उस पर. और लोग ये सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली कि यार मैं 30 साल तक 10-10 हज़ार रुपये भरूंगा और मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी वापस नहीं आएगा. And I always keep telling them, what are you more happy about? Nothing happened to you or money didn't come back to you. So Correct. I don't really understand this thought. और अगर इसको रिलेट करें, मैं भी बहुत लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, तो 10,000 रुपये का खर्चा वो वैसे भी कहाँ पे उड़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता 100%. है ना. और अगर एफ्लुएंट इंडिया की बात करें तो एक वीकेंड 4,000 रुपये 5,000 रुपये की दाम. 100%. पर आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट कंपलसरी करता है कि आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है. राइट, कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. पर क्योंकि वो कंपल्शन है, आप करते हो, तो क्या आपकी गाड़ी एज एन एसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप खुद एज एन एसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो? नो, आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माय एज, आई एम 35, जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है. तो मैंने कहा गाड़ी की है? बोले हाँ. मैंने कहा क्यों है? बोले मैंडेट है. मैंने कहा गाड़ी में तो आप भी बैठे हो. तो वहाँ से ट्रिगर होता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब अगर आप एड्स में देखोगे तो काफ़ी फियर मॉन्गरिंग होती है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट दिस थिंग. तो व्हाट वी आर सेइंग, कैन वी से दैट अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद रिटर्न्स लिंक्ड जिसके अंदर है, दैट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ प्रोडक्ट. 100%. आई मीन, मुझे इस चीज़ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं दैट पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, वो है प्लेन सिंपल वैनिला टर्म इंश्योरेंस. उसमें भी अगर आप 30 साल के हो और 20 साल की पॉलिसी ले रहे हो, तो पॉलिसी 20 साल तक आप भरोगे, वो वाली टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है. ना कि आपने एक बार पैसा भर दिया या 5 साल पैसा भर दिया और आपको 20 साल का कवर मिलता है. आप बेसिक मैथ करेंगे तो दिस थिंग विल ईजिली कम आउट कि 20 साल की पॉलिसी के लिए 20 साल तक पैसा भरो. सो आइडियली सबसे पहले तो आप अगर मैथ करेंगे तो यू विल रियलाइज कि 20 साल तक अगर आप पे कर रहे हो तो आपको सस्ता पड़ रहा है वर्सेस 1 साल में पे कर दो या 5 साल में पे कर दो. उससे पॉइंट 1. पॉइंट 2, नाउ इमेजिन 20 साल की पॉलिसी है, आपको 6th ईयर पे कुछ हो जाता है. राइट, तो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी में तो आपने पूरा पैसा भर दिया है, और जबकि आप पूरी पॉलिसी लेंगे तो उसमें आपने सिर्फ 5 साल का पैसा भरा है, आपका 15 साल का पैसा बच जाता है. राइट, तो आप मैथमेटिकली करें, लॉजिकली करें, 20 साल तक पे करना इज ऑलवेज अ सुपीरियर एंड अ बेटर ऑप्शन देन डूइंग द लिमिटेड पे. ओके, सो एट जार वी हैव अ टर्म कॉल्ड फाइनेंशियल फिटनेस. ठीक है, आर्थिक स्वस्थ भारत. तो कैन वी एस्टैब्लिश कि उसका फर्स्ट थिंग इज कि लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए? 100%. वो फर्स्ट पॉइंट. 100%. ठीक है. सेकंड आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे. अब मेजॉरिटी व्यू ये है कि मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है, अब उसमें क्या खराबी है? सबसे पहले तो आपके पास जो प्रॉबली, वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शायद आपकी पूरी फैमिली को कवर नहीं करती, वो सिर्फ आपको कवर करती है. राइट, तो आपको थियोरेटिकली शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पास इंश्योरेंस है, पर आपकी फैमिली के पास इंश्योरेंस नहीं है. राइट, सेकेंड, वो जितना इंश्योरेंस है आज के मेडिकल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर वो कवर कुछ भी नहीं है. I mean, I always keep telling people that 99% of India is one medical bill away from bankruptcy, right?
तो अगर आपकी कंपनी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का आपको अगर कवर दे रही है, इन probably 6 out of 10 cases in an actual hospitalization वो पैसा आपको कम पड़ेगा, राइट? और उसमें भी आपकी फैमिली कवर्ड नहीं है. तो एंड द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज, अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हो, राइट, तो यू डोंट नो नई ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज है, राइट? और तब अगर आप नई पॉलिसी बाहर से इंडिविजुअली लेने जाओगे तो आपकी एज भी बढ़ गई है, तो आपको महंगा पड़ेगा. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. और जिस दिन एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई उस दिन इंश्योरेंस भी खत्म. एब्सोल्युटली. और उस दिन अगर 60 की एज पे आप लेने जाओगे तो यू विल कर्स योरसेल्फ कि आपने पहले क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा. तो बहुत सारी रीजन है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी एक अच्छा एड ऑन है और वो आपका बेस पॉलिसी नहीं हो सकता. एंड वी कैन नाउ क्लोज दैट डिस्कशन कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो फिर भी आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस 100% इन माय ओपिनियन. तो और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को टैक्स सेविंग के लिए भी बेचा जाता है, तो उसका क्या वो है? इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लोगों को, मुझे पता नहीं टैक्स बचाने का क्यों इतना शौक है. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो ये प्रॉबेबली पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट लिखेंगे इस मेरे स्टेटमेंट पे, बट माय पॉइंट इज कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स भरने के बाद हाथ में कितना आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि मैं उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा टैक्स बचेगा. समझ गया, राइट? सो ये दो बहुत अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है. मैं कभी भी इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने पे मुझे कम टैक्स भरना पड़ेगा. मैं इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे मेरी वेल्थ बढ़े और उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना भी पड़े. तो क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, राइट? आज मान लीजिए आप 5 साल की एफडी करते हो, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए का टैक्स बच जाता है, पर एफडी आपको दे ही 7% रहा है. उसके ऊपर से अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे हो तो आपके हाथ में बच रहा है 4.9. इन्फ्लेशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 6-7% है. आप अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए तो मुझे नहीं लगता 8-10% से नीचे इंडिया में इन्फ्लेशन है. तो आपको थियोरटिकली लग रहा है आपका 100 रुपया 104.9 हो गया, पर उस 100 रुपये से आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि उस 100 रुपये से अगर आप एक चॉकलेट खरीद पा रहे थे वो चॉकलेट 110 रुपये की हो गई. तो फॉर मी टैक्स इज इंसिडेंटल टू इन्वेस्टमेंट. वी शुड टेक इट सेपरेटली. थर्ड ट्वीट आपका इमरजेंसी फंड्स के बारे में, तो अब उस पर बताइए. अगेन आई थिंक आज से अगर मैं 4 साल पहले इमरजेंसी फंड की बातें करता तो लोगों को लगता कि ये क्या अल्फा बीटा गामा बात कर रहा है, राइट? बट कोविड ने आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को सिखा दिया है, समझा दिया है कि इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, इमरजेंसी फंड 2-3 कारणों से मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि आपकी जॉब चली गई, राइट, और आपके पास सर्वाइवल का पैसा नहीं है. फर्स्ट. सेकेंड, अगर आपके पास सर्वाइवल का पैसा है भी और अगर वो इनफ नहीं है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपने की, आप वो तोड़ोगे इस पीरियड को रन थ्रू करने के लिए. तो आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट लूज कर रहे हो एंड आप अपना गोल भी नहीं पहुंच पाओगे. एंड थर्ड, outside of mathematics, it takes a very big toll on you emotionally because you don't have the monies in place. Suppose if you lose a job today, but if you have 24 months of your savings, 24 months of your expenses available with you, would you be in a desperate situation कि कल मुझे job चाहिए, and will you end up taking anything that comes your way? Probably not. पर अगर आपके पास 2 महीने की सेविंग्स है और आपको पता है 2 महीने बाद मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे, यू विल एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. तो आई थिंक इट मेक्स योर लाइफ इमोशनली ऑल्सो वेरी सिक्योर्ड, एंड विच इज़ वाई यू शुड डेफिनेटली हैव एन इमरजेंसी कॉर्पस. बट इसमें मैं देखता हूँ कि कोई 6 महीने बोलता है, कोई 12 महीने बोलता है, तो वी शुड लीव दैट अप टू द इंडिविजुअल, या फिर कुछ ऐसे? लुक, दीज आर थंब रूल्स, और थंब रूल में भी वेरी डिफरेंट फॉर यू, थंब रूल में भी वेरी डिफरेंट फॉर मी. मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी कॉर्पस आप जब भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो उस पर आप रिटर्न का मैथ नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा है वर्सेस रिटर्न्स. तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपने 6 की जगह पे 12 महीने का भी पैसा रखा हुआ है,
ठीक है ना, वो 6 महीने के एडिशनल पैसे पे आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, बट द पर्पस वाज नेवर रिटर्न्स इन इमरजेंसी कॉर्पस. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो 6 या 12 महीने में, 12 महीने रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अभी इमरजेंसी फंड्स हो गया. अब इसके बाद आप बात कर रहे हैं कि हैव अ गोल इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट, एंड दैट्स अ वेरी वेरी, मतलब मैं जब लोगों से बात, इनफैक्ट मेरे से भी जब मेरे को किसी ने पूछा कि यार 5 साल में क्या अचीव करना है, तो पता नहीं था, जबकि बाकी सब चीज़ों के गोल्स डिफाइंड है, राइट? So I'll give you two perspectives. One is the common perspective that a lot of people will tell you. But I want to give you another perspective on goal, which is why I always keep telling people have a goal in mind. Investors, and because I don't know about global and I'm talking about India, India mein investors are not disciplined at all. And unfortunately, technology has made it even more difficult for them to be disciplined. क्योंकि अभी क्या है, हाथ में आपको रोज देखने मिल रहा है कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया. यू आर मोर एंशियस देन यू आर प्रॉबली 10 years बैक, वेर यू हैड नो आइडिया क्या चल रहा है आज मार्केट में. नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट इज, इफ यू सी ऑल द डेटा दैट इज शेयर्ड बाय एम्फी एंड ऑल सेबी एंड एवरीबडी एल्स, इंडिया में इन्वेस्टर SIP जैसे मेथडोलॉजी के थ्रू भी 3 साल से ज़्यादा नहीं टिक रहा है ऑन एन एवरेज. And I always keep telling people, as an individual, आप मुझे बताइए, do you know how to make the best returns? Maybe the answer is no. Do you know how to save or how to do the best risk management? No. Do you probably know market ऊपर कब जाने वाला है, नीचे कब जाने वाला है? Do you know interest rates कहाँ जाएंगे? Do you know gold ऊपर जाएगा या equity ऊपर जाएगा? तो as a retail investor आपकी strength क्या है? मुझे लगता है as a retail investor आपकी strength सिर्फ 2 चीज़ है. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप सेव कीजिए, और जितने लंबे समय के लिए सेव कर सकते हो उतने लंबे समय के लिए सेव कीजिए. इसके अलावा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ नहीं कर सकते. 9 out of 10 पीपल दैट आई मीट हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. उनको शायद लगता होगा कि उनको समझता है, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड इज दे डोंट रियली अंडरस्टैंड. नाउ जब आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करिए, सेव कीजिए, और जितने लंबे समय तक रख सकते हो उतने लंबे समय तक करिए. अब आप क्या करते हो, आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है वो छोड़कर जो स्ट्रेंथ एरिया नहीं है उस पर डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सबसे बेस्ट फंड ढूंढूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे मैं समझने की कोशिश करूंगा. टाइमिंग द मार्केट, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. द बेस्ट थिंग दैट यू रियली कैन डू एंड विच इज इन योर हैंड इज सेव मोर एंड इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज यू कैन. आई एम टेलिंग यू, इवन इफ दैट्स यू, द बोरिंग पार्ट. नो, yeah, that's the boring part, right? You don't get the kick. But if you just do this much, you will be able to beat 80% of the best sophisticated fund managers in the market. पर आप वो छोड़कर जो आपके हाथ में है, आप वो कुछ करने की कोशिश करते हो जो आपके हाथ में है ही नहीं. तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल बेस्ड प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो शायद आप में डिसिप्लिन लेके आता है. आज इंश्योरेंस, थैंक्स टू मीडिया, आज मुझे ये तो पता है कि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए. इसका मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनको तो पैसा उसी से बनता है, टर्म इंश्योरेंस से तो कहाँ पैसा बन रहा है. पर आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है. क्यों? बिकॉज इफ यू सी, एंड दिस इज माई रीडिंग, कि वो आपको गोल बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं. चाइल्ड एजुकेशन प्लान, retirement plan, right? Which is why the investor is disciplined. Of course, बहुत सारे ऐसे गिमिक्स है उसमें कि आप पैसा निकालोगे तो बहुत कट जाएगा and all of that. But you think of it as a layman. The reason why these products are selling is because this guy has confidence that if I invest in this product, my retirement will be taken care of, right? But it might not be the best product, but it gets you disciplined. So when you have a goal aligned, I think you will automatically start playing to your strength area, which is staying invested for long. And all you really have to do in life is stay invested for long. Markets automatically will end up rewarding you. फिर कीर्तन शाह की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. बट जब तक उसको ऐसे, you've put out, you said start early. And there is a picture that you shared, an Excel sheet which says कि अगर 1 करोड़ रुपए आपको इस टाइम तक कमाना है तो आपकी आज SIP कितने साल की. And I personally was really surprised because the whole point about compounding is unless you see it on a calculator, Yeah. it's very difficult for a human mind to grasp क्या हो रहा है.
So there is a thumb rule that I follow, and this is purely mathematical in nature, right? Every 5-year delay in starting your investment, you will have to do twice the investment. Let's say you want to accumulate 5 crore. Okay? You start at 25, you will have to do a 7,000 rupee SIP. You start at 30, you will have to do a 15,000 SIP. You start at 35, you will have to do a 30,000 SIP. And you start at 40, you will have to do a 60,000 SIP. We'll get the exact numbers, but I get the gist. Every 5-year delay in investing, assuming that your goalpost is the same, you will have to invest twice the money. And which is why start early. And look, again, whenever I'm trying to portray something, I have both angles. One is mathematical and one is slightly more emotional and behavioral in nature. When you start early, you have very small to lose, right? So a lot of people keep telling me, यार मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो मैं एक साथ बड़ा पैसा डाल सकता हूँ. पर इमेजिन करो अगर आपने 25 से 40 इन्वेस्ट ही नहीं किया है और 40 साल पे जब आपके पास बड़ा पैसा आया और आपने एक साथ बड़ा पैसा डाला और वो मिस्टेक थी, you will end up losing so much. But you start at 25, you're doing a 5,000, 7,000 rupee SIP. Even if you've made a mistake, you actually not lost a lot of money, right? In the process of you learning, you will actually be at the prime of your investment journey where you will actually start making more money also. And hence, when you will really be looking at investing more money, you are already educated enough to not make those basic mistakes at least. So I think that's a very emotional angle or a behavioral angle to why start early. So there is some data which says that the first check in India is at the age of 21, and some serious investing starts at the age of 28, 29. So there is almost a decade-long gap between people earning and people starting to save, and that is what बहुत सारी चीज़ें बहुत simple लगती हैं, but it's just very difficult to follow. It's very similar to how fitness is. अगला वाला थोड़ा सा है, आपने एक thumb rule दिया investing का, right? And thumb rule is something that I will discuss with you separately when I go into the influencer section. But off camera, we've also spoken about thumb rules. Why do you have a thumb rule in that? And explain the thumb rule, but why the thumb rule? See, while you're trying to talk to a very large set of audience, right? And the reason why you call personal finance because it is personal, right? It's going to be very different for you. It's going to be very different for me, and it's going to be very different for anybody who's watching us talk, right? There are no set boundaries, right? Maybe a particular product may be very good for you, but for who I am, the same product may really be very bad, right? So combining both of these things, that personal finance is personal, but at the same time, when you're trying to talk to a very large set of audience, how do you really communicate that everybody still gets the gist of it, but they understand that this is not everything that you need to know? And that's why I think thumb rules are important, right? Is where you tell them, यार तुम्हारी सैलरी 10 लाख रुपए तो एटलीस्ट 10 गुना इंश्योरेंस, 1 करोड़ का तो इंश्योरेंस होना चाहिए, right? But imagine if I am talking to 110,000 people on Twitter, right? How do I personalize it for each one of them? I don't know their salaries, I don't know their age, I don't know anything. But now the opposite person has understood कि हाँ यार मेरी तो 25 लाख की सैलरी, तो मेरा तो 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए. So I think thumb rules are important so that you are able to communicate A framework, and then people can personalize it the way they really want to look at it. So what's your thumb rule for this? So there are 2-3 thumb rules that I follow, and I say across investments. What I do is you need at least if not less 10 times of your salary as your sum assured. Annual salary As your sum assured, which is your insurance. Revisit it every 5 years, because every 5th year, if you're doing decently well, your salary is double, right? So you don't want to be in a situation that 5 years later your salary is double, but you are still 10 times of your last 5 year salary. तो अपना sum insured बढ़ाते रहो. Sum insured top up करते रहो हर 5 साल पे, because your salary will go up. One. Second, on the mediclaim side,
it's not a thumb rule, but it's a very important communication to make. There is something called as a floater policy, right, which covers the entire family. तो मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली, राइट, तो 25 लाख रुपए घर के चारों लोग इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं या मिलके यूज कर सकते हैं. So if the first person has used only 15 lakhs, there is still 10 lakhs available for the remaining 3, if at all you've not used. I think India medical is extremely expensive. Now you'll have to judge yourself to be lower middle class, upper, whatever you want to really call that as. और मुझे ऐसा लग रहा है आज अर्बन आदमी को 15 से 25 लाख रुपए की मेडिकल पॉलिसी डेफिनेटली चाहिए, राइट. एंड थर्ड, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, आई फॉलो द 30-30-40 rule. What is the 30-30-40 rule? Simple. Make sure that you have 30% of your salary, right? उससे ज़्यादा आपकी EMI ना हो. So if I'm making 100 rupees a year or 100 rupees a month, I want to make sure that my EMIs put together are not more than 30 rupees. The remaining 30 rupees is for you to spend. Right? And 40 rupees is what you do as investments. So for somebody like me who's now not in the EMI space, I'm not only saying it for the heck of saying it, I save 70% of what I make every month. Right? Of course, like I said, it's personal finance. Some of our viewers may not be able to relate to this. Saying, यार बॉम्बे का रेंट देखा है क्या, मेरी सैलरी देखी क्या, all those things are there. But I'm saying you will have to define yourself to a process. Otherwise, like say for example, today I know so many people who probably make 5 lakhs a month, right? So they make 60 lakhs a year. Now suppose if I ask them कि अगर आपकी 60 लाख रुपए की सैलरी है, कितने रुपए की गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो? I can tell you 9 out of 10 people have no idea of what the real answer is. Just relate this question to yourself, right? I'm saying your salary is 60 lakhs. I'm saying what is the car that you can afford? Because very honestly, at a 60 lakh salary, you can afford a Merc also, and you can afford the best of the cars. But affordability may not always be logical. Last point in that tweet is fixed income investing. और उस पर भी एक थ्रेड थी कि it is not risk free. क्योंकि मार्केट में क्या है, दिस इज व्हाट से कि एफडी एंड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग इज रिस्क फ्री. सो टॉक अस अबाउट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग. I think this is my favorite subject given the background that I come with. But so I'm not sure how people are really going to take what I'm going to say next. But suppose if I ask you, FD risky है या equity investments risky है? Not 9 out of 9, I would say 10 out of 10 people will tell me FD is risk free and equity is risky. Right? It's completely wrong. Completely wrong. Right? In equity, at some point in time, you will definitely make money. But in fixed deposits, you are always losing. Why? Let me explain to you. And go back to the example that I gave you. What's the purpose of investing? Grow the money and beat inflation. Look, if you're not beating inflation, your money is only growing on the paper. Right? If I have 100 rupees and I can buy this mic for 100 rupees today, but I think I'm too smart. So I put this 100 rupees in a bank fixed deposit. I get 107. I pay tax. What I have in hand is 104. Now I go to the shop and I say, ये buy mic दे दो. Now I am thinking कि 100 रुपये में mic आ जाएगा और मैं बहुत smart हूँ तो मुझे 4.9 बच भी जाएगा. पर ये mic 110 रुपये का हो गया. Now has your money grown? No. Because before you invested, you could have bought this mic at 100 rupees. But you chose to invest it in a FD, get 104.9 after tax, and you thought कि 100 में mic मिल जाएगा और 4.9 बच भी जाएगा, पर ये mic 110 रुपये का हो गया क्योंकि 10% इन्फ्लेशन था. Right? So the problem with FD kind of investing is you are always losing. You've never won the fight of inflation post-tax. Your purchasing power is always reduced by investing in FD. Equity में volatility है. ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. But at some point in time, you will
you will be able to beat inflation. Right? The problem is that volatility, which is an inherent part of equity investing, is not very well understood by the investor community. Right? And hence they feel this is risky. But if I have to walk you through risks in an FD, okay, let's say let's get a little more slightly more technical, if not more, right? We'll try and break it down. Yeah. So now we are saying that FD रिस्क फ्री, और मैं बोल रहा हूँ FD रिस्क फ्री है ही नहीं. सबसे पहले तो क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपका तो परचेजिंग पावर हर साल कम होते जा रहा है. ठीक है. सेकेंड, वुड यू अग्री इफ आई से इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री? कोई भी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे. अब यूएस देख लो, जापान देख लो, यूरोप देख लो, उनके इंटरेस्ट रेट्स क्यों इतने कम है? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है. तो इंडिया भी डेवलपिंग से डेवलप होएगा तो इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे. आज से 10 साल पहले 12% है, आज 7% है. तो हर बार जब आप अपनी 5 साल की एफडी से पैसा निकालोगे, 10 में से 9 बार जब आप उसको री इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो 7 नहीं 6 मिलेगा, और 5 साल बाद 6 नहीं 5 मिलेगा, और 5 साल बाद 5 नहीं 4 मिलेगा. राइट? एंड ऑफ कोर्स आर्ग्यू करने वाले आर्ग्यू करेंगे कि इन्फ्लेशन भी तो नीचे जाएगा, पर वो इन्फ्लेशन फिर भी इस रेट से ज्यादा होगा पोस्ट टैक्स. So the second risk that FD has is reinvestment risk. The third risk that FD has is illiquidity. Yeah. Right? Of course, एक नया सर्कुलर आया है RBI का in October 2023 if I'm not wrong कि आप पैसा निकाल सकते हो और पेनल्टी नहीं लगेगी. राइट? बट आज आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो प्राइस पे आपको रिडम्पशन मिले. बैंक एफडी में आज तक होता था, राइट, कि आप मैच्योरिटी के पहले पैसा निकालो तो 1% पेनल्टी मारेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. देयर आर सो मेनी रिस्क्स दैट वी डोंट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि वी थिंक ऑफ रिस्क एज डिफॉल्ट. मैंने पैसा लगाया, क्या वापस आएगा? उतना तो आ जाएगा. उतना तो आ जाएगा. दैट्स आवर ओनली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिस्क. बट if you really ask me, is FD risky or equity, I will tell you FD is risky and equity is not. There is an echo chamber that is going to attack you. I'm sorry. No, because so a lot of people are saying that, but उसमें वही आ जाता है कि personal finance is more personal, so maybe somebody who's 60, 65, उसके लिए FD शायद सही नहीं होगी, but I get what you're saying. Of course. I mean, look, somebody who's retired and is trying to generate money, उसके लिए फिक्स्ड इनकम ही बेटर है. या मैं खुद भी 80% इक्विटी और 20% फिक्स्ड इनकम में डालता हूँ, बट आई एम सेइंग फिक्स्ड इनकम का मतलब एफडी नहीं है. फिक्स्ड इनकम में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है एफडी के अलावा जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एफडी इज नॉट द एंड ऑफ फिक्स्ड इनकम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Do you think asset allocation is moving from FD towards this thing? मतलब डेटा ऐसा है कि अभी धीरे धीरे हो रहा है. 100%. I think So we are on the right track. There is movement happening. yeah, there is movement happening, and I mean, I don't know if I should be saying this or not, but why do you think indexation advantage on debt mutual funds was revoked in 2023? For the audience who does not know, क्या म्यूचुअल फंड में 2023 के पहले जब पैसा लगाते थे तो मान लो आपने 100 रुपया लगाया, उस पर 9% रिटर्न निकला. ठीक है. अब आपने 3 साल इन्वेस्टेड रखा, आपका 9% रिटर्न निकला. टैक्स कैसे लगता था? तो रूल ये था कि अगर आपका 9% रिटर्न निकला है और 6% इन्फ्लेशन था इन्हीं 3 सालों में, तो आपको टैक्स बचे हुए 3% पे ही लगेगा. और 3% पे भी सिर्फ 20%. आप 40% के भी टैक्स ब्रैकेट में हो तो भी आप वो बचे हुए 3% पे 20% टैक्स भरोगे. यानी इसको इंडेक्सेशन बेनिफिट बोलते हैं. को इंडेक्सेशन बेनिफिट बोलते हैं. तो आपने 0.6 भरा, तो 9 में से 0.6 भरा तो आपके हाथ में बचा 8.4, राइट. एंड विच वॉज द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल वर वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उधर इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता था. ट्रस्ट मी और नॉट, माई गट फीलिंग सेज कि इतना पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में आने लगा था that insurance and bank lobbies were actually seeing this as a big threat, which is why the indexation advantage was pulled off from debt mutual fund. क्योंकि
अगर कोई भी जो फिक्स्ड इनकम मार्केट क्लोजली ट्रैक कर रहा है उसको ये पता है कि सेबी और आरबीआई दोनों इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं फिक्स्ड इनकम मार्केट को इंडिया में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इंडिया में फिक्स्ड इनकम मार्केट इक्विटी से डिवाइड बाय 10 है। तो इक्विटी अगर 100 रुपये है तो फिक्स्ड इनकम 10 रुपये है। ग्लोबली इक्विटी अगर 100 रुपये है तो फिक्स्ड इनकम 1000 का मार्केट है। सो वी आर 100 times लोअर देन द ग्लोबल फिक्स्ड इनकम मार्केट। Of course, don't look at the numbers so stringently. I'm trying to make a statement. तो आरबीआई और सेबी दोनों अग्रेसिवली कोशिश करें कि इंडिया का फिक्स्ड इनकम मार्केट और मैच्योर हो। आपको पता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स छोड़कर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सबसे बड़ा पैसा या मान लो मेजॉरिटी पैसा कहां से लगता था जिसकी वजह से वो मार्केट डेवलप हो सकता था? डेट म्यूचुअल फंड्स। तो एक साइड पे सेबी बोल रहा है मुझे बॉन्ड मार्केट को मैच्योर करना है, एक साइड आरबीआई कोशिश कर रहा है बॉन्ड मार्केट को मैच्योर करने की, और दोनों मार्केट को मैच्योर करने के लिए पैसा डेट म्यूचुअल फंड लगा रहा है या डेट म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है, और अब डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन एडवांटेज निकाल देते हैं। आई थिंक इज द बैंक एंड द इंश्योरेंस लॉबी विच प्रॉबली प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग श्योर, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है इंडेक्सेशन निकालने का। गॉट इट। ठीक है, अभी एक दो और चीज़ों पे बात करते हैं, विच इज़ बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे आने से पहले। सो पर्सनल फाइनेंस हाइजीन, मतलब गुड टू हैव थिंग्स, नॉट लाइक रूल्स, राइट? देयर इज सम डेटा कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉमिनी so much of money is lying idle in the banks, right? So have you spoken about it or anything like that? I think the best thing that SEBI has now done is made it compulsory. Mandatory. It's very recently ऐसे कुछ हुआ है ना? Yes. Look, these are long drawn problems which are now getting solved, right? So SEBI हर बार आके डेडलाइन देता है कि 31 अक्टूबर के पहले नहीं किया तो फ्रीज कर देंगे, फिर बोलता है एक्सटेंड किया 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च, so on and so forth. But I'm saying thanks to that, right? At least people are making sure that the nominee is coming in place. And now if I make a new investment, the nominee has to be mandatory. So then that problem for new investor does not exist. For old investors, they need to do it. Yeah, because there is a deadline. Unless they don't do it before the deadline, their investments will get freezed. They'll not be able to transact and all of that. But this is such a huge problem, right? Suppose if I ask you, we are probably 5 of us here in the room, right? How many of us have a will? अपलता होनी चाहिए. And you will, and I'll tell you, you will laugh at me. Also, I'm 35 years old. Why am I expected to have a will? But that's hygiene, right? Because today, if something happens to you, right? You don't know the kind of complications that your family will really have post you not being around. Who should have a will? The breadwinner. पैसे मतलब एक लेवल के विल ये नहीं होता था कि मेरे मरने के बाद किसको पैसा जाएगा. वही है. तो मान लो if I have 2 sons, right? Something happens to me. Please understand, nominee is only a karta dharta of the money. The nominee is not the final owner of the money. So both of my child can actually fight amongst themselves in spite of one of them being a nominee कि ये पैसा तो बस equally divide होना चाहिए. There are so many complications in the Indian judiciary for transfer of assets that we need a will, right? मैं कहीं पढ़ रहा था that someone who is very young and 10-15 लाख रुपए का कॉर्पस था and they were posting on social media कि मैंने विल बनाई है and I shared it with a few of my friends and ऐसा ही रिएक्शन था कि यार अभी क्या ज़रूरत है विल बनाने की. I think that's the same case, right? मुझे हमने सिर्फ मूवीज में देखा है वैसे. मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे लाइफ इंश्योरेंस क्यों चाहिए? It's the same concept. I don't think कभी दिमाग में आया है. हाँ, which is exactly what I'm saying कि सिर्फ मूवीज में देखा है जब लड़ाई होती है. yes, we have a very large path to walk to become a financially more prudent janta, right? For me, we are trying to solve the wrong problem. We are trying to solve the problem कि यार मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, क्या प्राइस पे खरीदूं और कब बेचूं, मुझे वो सीखना है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो सीखने के पहले
आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका जनरल इंश्योरेंस, आपका विल, ये सब तो ठीक करो, राइट? सो आई थिंक it can be technology, it can be corona, I don't know what and how and what context do I put in, but we've jumped the gun. We've actually started talking about stage 3, stage 4 when 0, 1, 2, 3 are not clear. तो पता नहीं will बनाते कैसे क्या करना पड़ता है. I mean, what's the where do I go? And if someone watching this wants to make a will. There are so many of these online apps available where there are ready formats. All you have to do is just put your data. Right use of technology. ठीक है. One more thing, very might be a stupid question. Should there be a shared account for a husband and a wife, and or this is also अगर will का और इसका एक question है. See, I'll tell you why typically doing a joint account may work. Look, again, this is personal, right? I mean, I don't know. ये सवाल आया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. But there are a lot of advantages. Like say, for example, if you take a house, right, and you've taken a house in the joint name, and you apply for a loan in the joint name, right, and both of you all are paying EMIs, both of you all get tax advantages, right? So both of you all can claim 1,50,000, 1,50,000 under ATC. Both of you all can claim 2 lakhs under 24B to save interest. So in general, had you done it alone, you would have been able to save 3.5 lakhs. Now you are able to save 7 lakhs in tax. Let's say you buy a second property. You buy a second property. 1.5 lakh, पूरा interest allowed. Which means अगर आपने पूरे साल में 25 लाख रुपए इंटरेस्ट भरा है, I don't know, I'm just making a random comment, पूरा 25 लाख का एडवांटेज ले सकते हो, right? So there are a lot of advantages provided you use it in the right context. There are interpersonal disputes within the family for which this may be counterproductive, but there are of course opportunities that you can definitely use this in the right way. एक और चीज़ है, बड़ी anecdotal है ये भी, that I think you would, because you manage people's money. When you are mentioning thumb rule is 30, 30, 40 and everything, I was talking to friends, affluent, मतलब अच्छा salaries वगैरह है, जो ये सोचते हैं कि वो खर्चा ज़्यादा होता ही नहीं है उनका. एंड फॉर समवन हु इज अर्निंग से 50,000 अ मंथ, 20,000 रुपये तो जब देखा मंथ के एंड में तो वो स्विगी जोमेटो का बिल था. एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अर्निंग 6 lakhs a year. But people who are earning more also have absolutely no idea of where they are spending. Yeah. Do you tell people to track their spends in some way? Budgeting is extremely important, specifically for the younger audience. Look, your and my parents are extremely conscious about the fact, right? Today also when I go back and tell my dad as to why is he wearing this particular ABC shoe where he can afford a 10 times a better shoe, he says तुमको सब प्लेट पे मिला है तो तुमको नहीं समझेगा. Of course not the same way, but you get my emotions, right? So they've always been calculative. We as the newer younger generation have never been so calculative because we probably believe in the theory there is one life, live it your best, right? There is absolutely nothing wrong. I completely believe in this, that there is only one life, you should live it. But पता तो अच्छे कहाँ खर्चा हो रहा है. Exactly. You can't be stupid, right? You want to be living your life. At the same time, you have to be financially secure, saying that if tomorrow something goes wrong, I have enough money to live the same life. Right? You don't want to be in a space where you're only living your life when you really have the job and not being able to do anything when the job is not around. So you will have to be mindful of both, I think. I don't know if you've come across people. I have come across people जो बोलते हैं सेविंग के लिए पैसा नहीं है, बट जब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के देखो तो वाइन्स और ये इसी पे कितना ज़्यादा खर्चा होता है, बट they just don't realize that they are doing it. So which is why this is very theory, but this is so true. Which is why it is said that when you make the income, right? First save, then you know what is left for you to spend. What most people do is just the opposite. They spend and then they say अब कितना बचा है बैंक अकाउंट में, चलो सोचते इसको कहाँ इन्वेस्ट करना, वो बचेगा ही नहीं. But very similar to how health basics are. ये चीज़ें तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, but just somehow difficult to follow. I don't know. I think it's as simple as everybody loves Hrithik Roshan, right? For the way he looks, right? He's the Greek god,
right? Now I want to build a body like him. And I know the only way to do it is to go to the gym, start working on my diet. Very easier said than done, right? I want to become him, but am I putting in the right kind of effort for me to walk the path to become him? The answer is no. Right? So we know what is right for us. We know what we have to do, but that does not mean we do it. Sunil Shetty in one of the interviews had said कि बहुत ही बोरिंग जिंदगी है, वही चीज़ करता हूँ डेली, तब जाके ये होता है. Exactly. और लोगों को लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग जिंदगी है. बट हैव यू रेड अबाउट द सब्सक्रिप्शन ट्रैप, लाइक द क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप? Oh yeah. I was reading an article and after that I also started to make a list of my subscriptions and then I realized how many I have which I don't use. Correct. तो ये भी we've now started to call it as personal finance hygiene. और हमारे टीम में we are trying to do this exercise that at least पता तो हो कि किस चीज़ की subscription. I can tell you 10 out of 10 people don't know about this. This is Because you've mindfully understood this is a problem and hence you want to check. Netflix है किसी का Zomato Gold चल रहा में है. 3 लोग हैं, तीनों के पास है. हाँ. And you don't even know किसी का YouTube subscription चल रहा है, किसी का Spotify चल रहा है. You have absolutely no idea. And you very rightly said, why am I even blaming somebody else? Me and my wife both had a particular account for which both of us had separate money going. Right? It's ignorance. It's a lot of things, right? I think that's that. And you rightly said, these are hygiene checks, right? You have to make sure that this does not happen. But the best of us have the same problems. तो यही इसलिए मेरे को बात करनी थी कि बेसिक्स की, लाइक इफ यू हैव टू गो इनटू XIRR तो फिर वो अलग चीज़ है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू फाइनेंस एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. ओके, कुछ और पॉपुलर चीज़ों पे बात करते हैं. ठीक है. आपने इसके ऊपर 50 मिनट की वीडियो बनाई है, बट अब 5 मिनट 10 मिनट वी हैव ऑल द टाइम. Sure. हाउ शुड वी लुक एट बाइंग वर्सेस रेंटिंग? आई नो इट्स पर्सनल, आई नो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही गई हैं, बट let's just understand from first principles कि क्या, how should we look at it? So there are two ways, right? And I'm going to talk to you of both theories, and the audience can choose which theory do they really believe in. One theory for all practical purposes, and I'm talking only practice, no emotions. It makes absolutely no sense for you to buy a house, right? Is because you can rent that at probably 2 or 3%. So today, in a market like Bombay, of course you might tell me Bangalore में ये नहीं होता है. That's okay. But I'm saying Bombay जैसे Bombay के शहर में आप 1 करोड़ के घर में 20,000 रुपये महीने के रेंट पे रह सकते हो. ओके? तो मैं क्यों 8% इंटरेस्ट भरूं, राइट? प्लस मैं अपनी बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं. There are so many people who actually want to move out of their corporate job, start something on their own. They are not able to do because they run an EMI, right? Your risk-taking ability goes off. You're not able to. Your mobility goes off, right? Let's say I have an office in Bandra. I have an office in Borivali, in Bombay, right? But I come to my Borivali office quite often because I stay close by, right? But there are very few people who are as lucky as I am, right? So today, and I'll talk about Bombay. Let's say you stay at Borivali, right? And today I am happy that my office is at Borivali. But tomorrow if my office moves to, let's say Churchgate, right? I'll end up spending 4.5 hours every day commuting and wasting time. But if I'm on rent, I can just move there. Of course, it's going to cost me slightly more, but that's what the bargain I'm okay with. So it actually costs you risk-taking appetite, it costs you your mobility, right? And plus mathematically it makes no sense. Of course, it has its own problems. Is because you would say that if I live on a short lease, then I'll have to change it every 11 months and blah, blah, blah. All of those stories are okay, right? But because my argument is very practical. Argument is financial. I might as well save that money,
right? So instead of paying a 1.5 lakh EMI, I might want to stay in a 30,000, 40,000 rent, save the remaining 1.5 lakh, of 1 lakh, 1,10,000 every month. In 10 years, probably I will have enough money to buy the house. Increased value of the house, right? Then why do I struggle, right? One. Another is emotional. You say यार एक घर तो होना चाहिए, and I don't deny that. फिर मत देखो मैथ्स. फिर मैथ देखो ही मत. So, what's the middle way? What's the middle way? For me, if I am a young generation and I don't want to compromise on my risk-taking ability, I don't want to compromise on my lifestyle. क्योंकि मेरा EMI चालू हो जाएगा तो मेरा lifestyle भी hurt हो जाएगा. I don't want to compromise on my mobility, right? And I still want a house. What do I do? Very simple. Stay on rent for some time. Keep saving money, accumulating money through SIPs. Make sure that you've accumulated enough to pay 40-50% of the house as down payment. Now what that does is, आप सेव कर रहे थे, राइट? आपकी EMI नहीं चल रही थी तो आपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने मोबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राइट? और आपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो आपने सब कुछ किया, राइट? अब आपके पास 50% जितना पैसा जमा हो गया है रेंट डाउन पेमेंट करने के लिए. अब आप जब 50% डाउन पेमेंट करके घर खरीदते हो, योर लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट एंड यू आर स्टिल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग, एंड आई टेल यू वाई. आपके पास सिर्फ 50% का लोन है, राइट? 50% का लोन है, इसलिए EMI आपका कम हो गया. आपने 10 साल काम किया तो आपकी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ चुकी है, राइट? सो नाउ योर सैलरी इज़ वेरी हाई, योर EMI इज़ वेरी लो, and now you're not compromising on your lifestyle. So you have the house also, you're not compromising on it. Neither did you compromise on the first 10 years, nor will you compromise going forward. I think that's the best way young India should look at buying a house. Not a debatable topic here, but I like how you found a middle way for this. Have you come across people, मेरे को बड़ा recently पता लगा, who take loans to travel? Thankfully, I am not in that ecosystem, and I probably would not advise to do something like that. You can have a travel goal, right? आप जितना पैसा सेव करते हो उसमें से एक गोल आपका ट्रैवल गोल हो सकता है, जिसके लिए आप 12 महीना सेव करते हो और 13वें महीने पे आप उसी पैसे को लेकर घूमने जा सकते हो. I'm not really. There is an entire industry. There are companies that are giving you loans. I'm sure there is any and everything possible, but I would not really subscribe for something like that. Can you explain no cost EMI? See, no cost EMI you think Is no cost. is no cost, but of course आपको शायद वो impact नहीं आ रहा है, पर there is somebody who's paying for it. Like say for example, आपको एक Apple की वॉच खरीदनी है, ठीक है? आप Apple के स्टोर में जाते हो तो उधर बजाज फाइनेंस का एक बंदा होता है जो बोलता है आप Apple की वॉच खरीद लीजिए, no cost EMI to you. Right? Now, how does this entire transaction work? Let's say the watch is ₹1,00,000, just hypothetically for a math. So the showroom guy says that if I have a no cost EMI available, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा. उसके लिए मैं थोड़ा सा मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ. ओके? तो ₹1,00,000 की वॉच जब आप खरीदने की कोशिश करते हो तो बजाज फाइनेंस वाला आता है, आपको बोलता है 12 महीने नो कॉस्ट EMI, आप कुछ भी मत दो, 12 महीना EMI पेमेंट करो, आपको ₹1,00,000 की वॉच आप आज लेके जाओ, राइट? अब मुझे वॉच मिल गई और मैं EMI में पे कर रहा हूँ. बजाज फाइनेंस को एक क्लाइंट मिल गया, पर इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा एप्पल दे रहा है. द डिस्ट्रीब्यूटर हु इज सेलिंग दिस. सो द डिस्ट्रीब्यूटर सेज कि मैं ₹5,000 बजाज फाइनेंस को दे दूंगा एज लोन प्रोसेसिंग फी, राइट? जिससे बजाज फाइनेंस बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट अपफ्रंट आ गया, राइट? तो मैं उस पैसे को तो वापस एज लोन दे सकता हूं, तो बजाज फाइनेंस खुश. एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है ठीक है ना यार, मेरा 20% मार्जिन है, 5% कम हो गया, फिर भी मुझे 15 तो मिला, पर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा क्योंकि EMI पे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जो कंज्यूमर है उसको तो हर चीज़ में EMI में मज़ा आता है, तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहा है. आई थिंक द एंटायर इकोसिस्टम बेनिफिट्स, राइट, इन दिस.
But what we don't understand, and I'll go back to my thumb rule that I gave you, you want to make sure that all your EMIs put together don't cross 30%. Right? That's where we probably, as the younger generation, are not able to put a stop. So there's nothing wrong with no cost EMI. Yeah, because it's the manufacturer or the distributor who's paying for it and not you and me. Right? Because that's exactly what we do But in it the... just prompts me to buy more and more. Yes, yes. So what is bad for you as a consumer is that you will end up buying something that you don't want to buy or is not your affordability. Right? Or you will end up buying so much that you are probably in EMI half of the monies that you are making. So as a consumer, what you really have to understand in this ecosystem is you have to draw your limit कि boss ये cross नहीं कर सकता मैं. Right? Because everything today denim is available on EMI यार. कहाँ हम phones की बात कर रहे हैं? Right? आप denim खरीद सकते हो EMI पे. Right? But that EMI which looks to you comforting right now is a debt trap if you don't manage it well. Do you think I'm asking too much मतलब बहुत ही basic सवाल? नहीं, I think there are, I can guarantee you there are 90% of the audience who's listening to us didn't know how this EMI business functioned. And actually made a reel on Instagram which I didn't post क्योंकि मैं वो 1 minute में explain नहीं कर पा रहा था. But glad that you asked this question. No, I'll tell you one more thing. 90% of the people that I've spoken to do not understand the components in their salary slip. That's a big thriving business. How? Because a lot of consultants charge you and help you negotiate the salary structure with your organization. But वो तो बहुत highly paid लोगों के लिए होता है. पर अच्छा पैसा है. अच्छा आप कमाते हो इससे? नहीं मैं नहीं कमाता. मतलब सबसे बेसिक चीज़ नहीं होती सैलरी स्लिप. जो पैसे मेरे को आ रहा है उसका हिसाब मुझे कंपनी दे रही है. वो भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए. इंटरेस्ट है पर शायद आपको समझता नहीं है. टैक्स लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको नुआंसेस नहीं पता है. राइट? एंड लाइक वी से But I can't have a कीर्तन चाह for everybody, right? In the sense कि हर एक चीज़ के लिए तो मैं नहीं जा सकता ना कंसल्टेंट के पास. हाँ, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इन चीज़ों के अराउंड. आज हर चीज़ के लिए डेटा अवेलेबल है यार. हर चीज़ के लिए हज़ारों लोग हैं जिन्होंने पॉडकास्ट किया है, वीडियोस बनाए, कमेंट्री लिखी है, आर्टिकल्स लिखे. नाउ यू शुड हैव इंटरेस्ट इन वांटिंग टू रीड, अंडरस्टैंड. आज आप गूगल करना चाहो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं सीख सकते. But there is truth that you can adjust your salary slip. Some companies allow you to do that, some don't. So depends on where are you working. Like everyone wants to have credit cards, and it's also very it's good to have credit card, but it's also a very double-edged sword, right? I think, look, I'll tell you why do people want to have anything today is all social media. 9 out of 10 people that I know want to travel not because they want to travel, but because they want to show their Instagram followers that they live a beautiful life. Right? 9 out of 10 people today buy things, at least that's the way I look at it, to show the world that they're living a good life. Why do you want to buy a credit card? Because there are so many influencers who are actually telling you that you can use these points so effectively कि आपका A, B, C, D, E फायदा हो सकता है. You know? But again, it's a double-edged sword, right? If you are able to use it well, it's a brilliant thing. Right? क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो और उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको आप कन्वर्ट करके चीज़ों को खरीद सकते हो. There are products in which you can make 1%, 2%, 3% in terms of credit cards. राइट? आप लाख रुपए का खर्चा करो, आपको 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया डिपेंडिंग ऑन. अभी वो जो 3-3,500 रुपया मिल रहा है वो उसकी क्राइटेरिया ही ऐसी होगी कि 90% ऑफ अस वोंट क्वालिफाई ओनली. तो जैसे 1% मिल रहा है और आप 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, आपको 1,000 रुपया फ्री में मिल रहा है. राइट? तो चीज़ तो बहुत बढ़िया है. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप. कि क्या मुझे 1 लाख खर्चा करना है, क्या मुझे 50,000 खर्चा करना है, क्या मुझे 1.5 लाख रुपया खर्चा करना है. या अगर आप खुद पे पॉज नहीं ला पाओगे, राइट, देन द सेम थिंग विच लुक्स वेरी गुड विल बिकम एक्सट्रीमली बैड.
इस क्योंकि 30 से 40% इंटरेस्ट लगा देते हैं कार्ड्स पे इफ यू आर नॉट एबल टू पे ऑन टाइम, राइट? तो सिंपल नंबर में एक बार समझाओ. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरी 10,000 रुपये तो अगर आपने 1,00,000 रुपए का मान लीजिए स्वाइप कर दिया, ठीक है, और पे नहीं किया टाइम, और आपने पे नहीं किया, पे करने का मतलब है पूरा पैसा पे नहीं किया, राइट? क्योंकि वो आपको दूसरा एक ऑप्शन देते पे मिनिमम 7,000 8,000. due. हाँ, राइट. मैं मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1,00,000 का खर्चा किया, पूरा 1,00,000 नहीं भरा, राइट? तो आपको जितना पैसा जिस पे आपने नहीं भरा, मान लीजिए 1,00,000 रुपया खर्चा किया, 10,000 भरा, 90,000 रुपये पे महीने का 3% इंटरेस्ट लगाएंगे. प्लस देर इज अ लेट पेमेंट फी, प्लस देर इज अ GST ऑन दैट, प्लस देर इज सम अदर एक्सपेंस. You don't really want to pay 40% as fees just because this card look very good to you. You wanted to accumulate points and you didn't understand where to stop. So used it in a right way. This is a brilliant product, but if you can't control your emotions or you don't know where to stop, please stay away. आई थिंक ये भी समझना मुश्किल. इट्स अ लोन, राइट? क्रेडिट कार्ड डजंट सीम लाइक अ लोन. आपको ऐसा लगता है मेरा ही पैसा है यार, मैं स्वाइप कर रहा हूँ, तो पर लोन है, करेक्ट? वेरी राइटली पुट, इट्स अ लोन, यू हैव टू पे इट बैक, एंड इफ यू डोंट पे इट बैक देयर इज अ hefty interest. एंड नॉट गोइंग इनटू द क्रेडिट स्कोर. सी क्रेडिट स्कोर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट स्कोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है. हमने एक सर्वे किया था हमारे उस पर, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है कि नहीं, उस पर आई थिंक 70-80 और समथिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड यस. सो इतना तो एस्टैब्लिश्ड है कि देयर इज अ टर्म दैट दे नो कि इसको सही रखना है. करेक्ट. बट उसको सही रखना या वो कैसे कम होता है उसके अंदर शायद प्रॉब्लम्स हैं. बट a lot of audience on our app understand that they should have a good credit score. Awesome. So I'm going to talk about 2-3 very important things that I think your audience probably does not know. So suppose if I have never taken a loan in my life, okay, and this is just a conversation between you and I go to a bank and I tell the bank यार मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे लोन दे दो. आपको थियोरेटिकली लगेगा कि आई एम सच अ गुड सैंपल, राइट? कभी लोन नहीं लिया लाइफ में, इतना अच्छा कमाता है, पर बैंक मेरे को लोन नहीं देगा. बिकॉज द बैंक डज नॉट हैव अ हिस्ट्री कि क्या इसने लोन लिया था और पे किया. तो किस बेस पे जज करेगा कि ये मैं लोन दूंगा तो पे कर देगा? तो वो लोन नहीं देते. सो व्हाट यू थॉट सो फार वाज सो गुड दैट यू नेवर टेकन लोन इन लाइफ वर्क्स अगेंस्ट यू व्हेन यू गो एंड टेक लोन्स. वन. सेकेंड, लेट्स से आपने लोन के लिए अप्लाई किया. अब हम क्या करते हैं, 4 अलग अलग जगह पे अप्लाई कर देते देखने के लिए कौन अपने को सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, राइट? या कौन दे भी रहा है. हाँ, एवरी टाइम दीज गाइज चेक योर सिबिल स्कोर टू डिसाइड वेदर यू आर अ गुड इंडिविजुअल एंड डू दे वांट टू गिव यू अ लोन और नॉट. योर सिबिल स्कोर ड्रॉप्स. नो, सो द एजेंसी इज लुकिंग एट इट इन अ वे कि आपको पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो कोई आपका स्कोर चेक कर रहा है. तो जितने ज़्यादा लोगों के पास आप जा रहे हो उतना शायद ज़्यादा आपको डिफिकल्ट हो रहा है लोन मिलना. सो देयर इज समथिंग अराउंड. थर्ड, नाउ यू वुड फील कि मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया, अब मेरे पास अचानक से पैसे आ गए, तो मैं लोन क्यों कंटिन्यू करूँ, भर देता हूँ. प्रीपेमेंट अच्छी चीज़ है ना, बैंक को तो खुश होना चाहिए मैं उसका पैसा वापस कर रहा हूँ. इफ यू प्रीपे योर क्रेडिट स्कोर ड्रॉप्स. Are you sure? So, look, it's a maze. But do you think we need a better system? Is CIBIL score the best way to understand? I think there has to be something, right? And CIBIL is the best available at this point in time that you and I are talking. There are so many of these nuances that probably I can admit I don't understand, right? But the point is, it's an established system that can work across the industry. And it's like one thing that anybody can look at and decide whether you are a good borrower or a bad borrower. But उसी की वजह से तो most of the audience in India we say is new to credit or not eligible for credit. But I think it'll evolve over a period of time.
because they're, so it's like Aadhaar, right? You wanted everything linked to something to start with, and then you can evolve over a period of time. I think, I don't know, I'm sure Sibyl will evolve over a period of time. आपने इस पे भी शायद बहुत कंटेंट बनाया है, बट दिस इज समथिंग दैट अगेन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शायद लोग नहीं समझ पाते. हाउ डज वन स्टार्ट विद रिटायरमेंट प्लानिंग? सबसे पहले तो you can only start if you accept that you have to start. I'm saying, would you try and correct something that you think is not wrong? So first you will have to accept that there is something wrong. In this case it is, you will have to understand that India is westernizing fast. Right? Those days are gone there where we lived in joint families. So when you live in a joint family, you know your father's put in all the effort, you have a house. Right? When you live in a joint family, you know that there are shoulders that you can fall back on. One. Second, India does not have an infrastructure of pension at this point in time like you would have a social security in the West. Third, private companies no longer pay you pension. 100%. I think all the people who जिनके parents government service में थे, तो retirement was like retire हो गए, and then that was like the aim, right? कि वहाँ तक पहुँचना है. अब तो ये 3 चीज की वजह से अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे, you will really have a hard time. Really have a hard time. Right? Is because, again, like I made a mention, it's not about you not being able to live your lifestyle. It'll be survival issue. Because the way inflation is, I mean, while you and I were in college, I'm sure you and I could go to a theater, spend 50 rupees and watch the movie. Today, I and my wife go, we don't spend anything less than 1,500-2,000 rupees on movies. Popcorn नहीं. Had I told you then, while you and I were in the college, कि ये 50 रुपए की टिकट 500 रुपए की हो जाएगी, you would have laughed at me. And you will laugh if I say that ये 500 रुपए की टिकट 5,000 की हो जाएगी. But that's how it is. That's inflation. Right? So all of these 3 emotional factors plus inflation will make your life difficult if you don't plan for it. तो accept हो गया कि plan करना है. करना ही चाहिए. Okay. Now, where does one start? It's a very daunting task to plan for retirement. आज I'm 35 से 50 तक काम करूँगा, तो 15 साल का purview देख के, so what is the start point? See, I would see there are 2 ways. If you take a professional advice, somebody can actually make a plan for you and tell you आज का आपका खर्चा कितना है, 50 में कितना हो जाएगा. हाँ, ठीक. So ideally what you should do is, क्योंकि implementable होगा कि नहीं ground level पर नहीं पता इसलिए, but still let's put a framework, right? Let's say what are you trying to do? You are trying to say कि मेरा खर्चा replace हो जाए, मैं retire हो जाऊँ उसके बाद. तो your starting point is खर्चा कितना है, तो आप बोलोगे आपका खर्चा 6 लाख रुपया. ठीक है. अब मैं एक बेसिक मैथ करूंगा कि मान लो अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है हर साल, तो ये 6 लाख रुपया 15 साल बाद कितना हो जाएगा. तो मैंने बेसिक मैथ किया कि 6 लाख रुपया हर साल 6% से बढ़ेगा. नाउ आई डोंट नो द राइट नंबर, बट लेट्स से वो हो जाएगा 20 लाख रुपया. सो नाउ you've understood कि 20 लाख रुपया आपका साल का खर्चा है रिटायर होने के बाद. Now there is an assumption कितने साल जियोगे. Right now nobody knows the answer to this question, but let's say Average age of India is say 70. 70. So let's say we want to keep some margin of safety. You should not overlive. Let's say we take up to 75. So now I am saying कि 50 से 75 मुझे आपको 20 लाख रुपया हर साल अगर दिलवाना है, तो 50वें साल पे आपके पास कितना पैसा होना चाहिए. राइट? ऑफ कोर्स आप आर्ग्यू भी कर सकते हो कि इन्फ्लेशन थोड़ी रुक जाएगा क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं, पर माई आर्ग्यूमेंट टू दैट इज कि यार आपको पता है अगर आप रिटायर हो चुके हो ना, तो आपके फिजूल के खर्चे बंद हो जाएंगे, तो वो इन्फ्लेशन के सामने निगेट हो गए, मान लो. राइट? तो अगर आपको 20 लाख रुपए हर साल चाहिए 50 से लेकर 75 तक, ओके, तो आपके पास 50वें साल पे कितना पैसा होना चाहिए इज द मैथ्स दैट यू देन डू. मान लो ये नंबर आया 5 करोड़. राइट? अब आपको लगेगा 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है. एक्चुअली नहीं है. अगेन मेरे पास डेटा नहीं है. आई मीन आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर टू टेल यू,
बट आई कैन टेल यू, अगर आपको 15 साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है तो आपको शायद 30, 35, 40 हज़ार से ज़्यादा हर महीना इन्वेस्ट करना नहीं आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट यू डू, सिंपल. अब कुछ लोग एकदम बाय द बुक्स जाना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे यार 20 लाख रुपया 50th ईयर पे तो ठीक है, पर 51st ईयर पे मुझे 20 लाख रुपये प्लस 6% चाहिए, प्लस 6% चाहिए, प्लस 6% चाहिए. तो आपको शायद 5 की जगह पे 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे 35 की जगह पे 40,000 रुपया हर महीना डालना पड़ेगा. But that's the simple framework to do it. Absolutely. There is nothing else to this. So what I keep telling people is that if you're 25, don't think of it कि तुम रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो. तुम 30% ऑफ योर सैलरी साइड में रखो ना, ऑटोमेटिकली वो प्लान हो जाएगा. So you might not want to specifically point it out saying ये पैसा रिटायरमेंट की तरफ जा रही है. Even if you don't do that, that's okay. If you put 30% of your money aside, most of your goals will be taken care of. आप फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी काम करते हैं ना, तो टॉकर्स, कैन यू टेल मी अबाउट दैट एकेडमी दैट यू रन? So I run an academy called FPA EduTech. What we do is we coach people to clear international certification exams like the CFP, CFA, ECCA, CMA US. एकदम से ऐसे लेक्चर वाले टोन आ गए. ओके. ये बहुत बार बेच चुका हूँ. So this is what we do, and also what we do is we do something called as investor awareness programs. तो हम corporates में जाते हैं, and with a clear objective that there is no selling here, we do a 1.5 hour session at various corporates where we coach them इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, कहाँ करना चाहिए, टैक्स कैसे बचाए, वगैरह वगैरह वगैरह. The people working in the corporate. The people working in the So that's personal finance. That's personal finance. So this is what we do in our academy. We coach people to clear finance and accounting related exams, and then we work with corporates and spread awareness around personal finance. Why I asked you this is कि why is it that इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इन द सेंस ये बहुत सारी चीज़ें शायद बेसिक लग रही होंगी बिकॉज हम पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, बट स्टिल ये इंस्टिंक्ट में नहीं है. नहीं है. सो 2 रीजंस है मेरे हिसाब से. सबसे पहला तो लोगों, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी हैज़ इंटरेस्ट. तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने में, पैसा बचाने, फिर भी नहीं है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जानने में नहीं है, इंटरेस्ट पैसा खर्चा करने में है, इंटरेस्ट एक लाइफ में जी लेते हैं, बात की बाद में सोचेंगे. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल, राइट? सो वन इज दिस बिहेवियरल प्रॉब्लम. Another problem is there is so much of data available today that it is becoming counterproductive. Now what do I mean? choice, abundance, whatever. Noise is too much. Too much of noise. Too much of noise. Today, I think the biggest problem in the country is to have 50% of India invest in the capital markets, right? जबकि 5% से नीचे है. पर आज इंटरनेट पे डिस्कशन होता है डायरेक्ट करो या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओ, एक्टिव करूँ कि पैसिव करूँ. दैट्स अ वेरी 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 लेट प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्योंकि वो आज प्रॉब्ली 4% ऑफ इंडिया इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम. 95% इज नॉट इन्वेस्टेड ओनली. अब आप हमारी पिच कर रहे हो. यस, लेट्स टू रीच द 95% एंड वो जो 4% है वो तो कर ही लेंगे यार कुछ ना कुछ अपना. पर वो 4% को अपील करने के लिए इतना ज़्यादा डेटा बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा कंटेंट डाला जा रहा है, अलग अलग सेम चीज़ पे अलग अलग लोग की अलग अलग व्यूज, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो नाउ द डेटा विच actually was supposed to solve the problem is complicating the problem, in my opinion. That's the second reason why this is necessary, and I see this why we go to these corporates and do these sessions with them. And this has never been part of our formal education system also, right? Never. मतलब मैथ तो समझाया जाता है बट पर्सनल मैथ नहीं समझाया जाता. नहीं समझाया जा रहा. I think if I'm not wrong, the new NEP syllabus now actually has a small role playing towards investing in personal finance, which is a brilliant thing. But I just hope it is being able to communicate in a way that those guys understand, और सिर्फ एक एग्जाम है और उसके हिसाब से रट्टा मार के बाहर ना आ जाए. I also, this is my observation, it's also about
हमारी प्रीवियस जनरेशन तो करती थी. नाउ देयर इंस्ट्रूमेंट्स माइट बी डिफरेंट बट उनका इंस्टिंक्ट तो था. दे वर मच बेटर देन अस. तो अब जो हमारी जनरेशन है दैट हैज़ अ थोड़ा सा रिपल्शन है उस एटीट्यूड से, 100%. राइट? उनके अब हम ये बोल रहे हैं एफडी वो कर रहे थे बट एफडी सही नहीं है. No, but I'll tell you something else also. I think there is a huge benefit of growing India also that the youth like you and me has. And I'll tell you what I mean. The transition from my grandfather to my father would have been great, but it was still poor. Poor in the sense क्योंकि कंट्री इतना डेवलप नहीं था या इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतनी सैलरीज नहीं थी कि पैसा था पर पैसा इतना ज़्यादा नहीं था, राइट? बट व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन द लास्ट जनरेशन एंड दिस जनरेशन इज इंडिया इतना फास्ट ग्रो हो गया, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो गई, लोगों की सैलरीज इतनी तेज़ी से बढ़ गई और प्रीवियस जनरेशन ने तो सब मेहनत करके घर वगैरह सब सेट कर दिया है. तो अब जो आपके पास पैसा है ना वो डिस्पेंसेबल पैसा है. ज्यादा पैसा भी है, डिस्पेंसेबल भी है. और कोविड ने आपको बोल दिया कि भाई यू हैव वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट. जबकि उल्टा होना चाहिए था ना. कोविड के बाद तो इमरजेंसी फंड का सवाल ही नहीं आना चाहिए था. बट या सो आई थिंक दिस ट्रांजिशन ऑल्सो इज प्लेइंग अ बिग रोल. व्हाट इज योर टेक ऑन इन्फ्लुएंसर्स? आर यू ऑल्सो इन्फ्लुएंसर? I hate it when people call me an influencer, very honestly. I'll tell you why. Because look, there is a clear distinction between a professional and a finfluencer. Who's a finfluencer? A finfluencer, in my opinion, is somebody whose business is to create, make content, and directly, indirectly make money out of it. At least that's the way I look at it. I'm a practitioner. Right? I manage individuals' wealth, right? My understanding of finance, and I have no shame in saying this, is far superior than probably most people that you see today on Instagram. Right? But all credit to them that they actually got this cult in the country to invest. They spread the word, right? They've got masses that they can really influence. Things they're talking about. They're talking about it, which was not happening. So all credit to them, and I have nothing to take away from anybody. But I am not a fin influencer. But I definitely see a need for people like me who are practitioners to come out and become fin influencers. Not to make money out of it. But there is so much of garbage that is available, right? And you and I can only keep blaming that those guys are creating more and more garbage, selling wrong products because they are getting paid and all. The problem is with practitioners like me who've never taken this up to do it by themselves and correct this ecosystem. So the reason why I do influencing, Create content. is to make sure that the right content reaches the audience, right? Because I am nowhere close to the kind of reach that the fin influencer community has actually been able to create. My challenge is that if they talk wrong, it is reaching masses, and I am complaining that they are talking wrong, but I am not able to do anything, or I am rather not doing anything about it. So I want to make that change to make sure that the right content reaches, even if a small audience, and hopefully will grow over a period of time. You start calling them out, then you will reach more audience. Okay. Tell us about Kirtan Shah now. So I'll tell you, I am probably amongst the luckiest guys who've just been lucky, right? And I'll tell you why do I make that statement. 12th standard science, computer science, I actually failed. I was passed with grace marks. कि कॉलेज की नाक नहीं कटे. बहुत जुगाड़ करके got into an engineering college. पहले ईयर में 5 में से 4 सब्जेक्ट में तो इस बार तो फेल हो गया था, कॉलेज ने नाक भी नहीं बचाई, राइट? पर कॉम्पिटिटिव था लाइफ में थोड़ा, सो आई थॉट यार ग्रेजुएशन के साथ कुछ तो करना पड़ेगा.
So I started working for call centers. It was a hated word back then, right? Nobody really wanted to say कि मैं call center में काम करता हूँ. Which year is this? This would be 2002. What was your first salary? 7,000 rupees. Right, I was working for this company called Global E-Services. But actually, when I look back, it was blessing in disguise. And I'll tell you why. Most people today are not happy with what they are doing is because they never understood what they liked. You go back to your and my generation, you and I would have taken up a commerce or a science or an arts depending on the marks that we've got. And we look down on somebody who says, oh, arts mein pad raha hai, she. Right? Today also, I don't think that problem has solved in any sense. But I'll tell you why it worked for me. I was always a science student, right? And because I scored good, I took science. I had no reason why take up science, right? जिसमें आपको सॉरी मैं आपको और रिलेटेबिलिटी बना ठीक है आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स तो सबसे पहली चीज़ मेडिकल मैंने कहा कि मेरे को ये नहीं पता था क्या बनना है मेरे डॉक्टर नहीं बनना नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स बट मेरे को था कि बहुत सारे हैं फैमिली में सो आई डोंट वांट टू बी तो सेकंड चॉइस ऑब्वियसली बिकम्स कि अब नॉन मेडिकल ले लो तो नॉन मेडिकल ले ली अब उसमें आपने 11th-12th करी अब there is something called as counseling after 12th. I don't know why I'm sharing this, but anyway, there is something called as counseling after 12th. उस टाइम पे काउंसलिंग बोलते थे जब आप देखते थे कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर सीट ले रही है विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग वर्ड काउंसलिंग होना नहीं था उसका नाम बट बेसिकली सेलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक राइट तो हमारे यहाँ पता था कि यार जो सबसे अच्छे वाले जिनका वो कंप्यूटर एग्जाम में रैंक आया है दैट दे विल टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स राइट अब वो चली गई मेरे वाले रैंक पे तो फिर आया मेरे वाले रैंक पे मैकेनिकल ठीक है Now this is how this is और फिर आसपास ये हुआ कि एवरग्रीन है जी ठीक है तो दिस इज हाउ अ लाइफ डिसीजन इज टेकन 100%. अगर मेरे को लेना होता इलेक्ट्रॉनिक्स तो शायद मैं कुछ और करता बट पता ही नहीं था करना क्या मैं इसीलिए बोल रहा हूँ blessing in disguise. So what happened is when I failed my engineering and I moved to normal graduation because I was competitive, I thought कुछ करूँगा यार वरना मेरे friends तो आगे निकल गए मेरे से. I joined a call center. In the call center, the clients that we were working for were banks in the US. And I was doing refinancing. So I would call people up in the US and tell them using that stupid accent, यार आपको तो 5% में लोन मिल रहा है मेरी बैंक आपको 4 में दिला देगी तो आपको इतना फायदा होगा. That's where over a period of time I actually started generating interest in finance. Right? So though I was graduating because I had to, post-step all the steps that I took were in one direction कि यार finance में कुछ करना है. Right? तो मैंने CFP certification किया, बहुत सारी दूसरी अलग चीज़ें की. Right? But that made sure कि मैं मेरे interest area में आगे जा रहा हूँ. That worked out for me. And then I was lucky enough that things started falling in place and I ended up doing decent in life. So today what I do is I run 2 setups. One is on the education side, which I told you. The company is called FP EduTech. We coach people to clear international certification exams. So we do accounting and finance both. On finance, we have CFP and CFA. We also coach people to clear CISI, which is an investment banking exam. And on accounting, we help people clear ACCA and CMA US. We also send students abroad. We have something called as IUH that we run and all of that. Right? That's one part of what we do on the education side. And then I run something called as Credence Private Wealth. Okay. So it's a sister concern of Credence Family Office where we manage investors' money. So anybody who thinks that we are good and we understand, they of course approach us and we help them कहाँ invest करना चाहिए. कितना पैसा होना चाहिए आपके पास आने के लिए जिस कितना टिकट साइज होता है So our clientele, so there are 2 businesses that we run. One is something called as Credence Family Office. We only work with ultra HNIs there. And for us, ultra HNIs, anybody who's 25 crores and upwards.
And in the Credence private wealth side of the business, we work with anybody who has a starting ticket size of 50 lakhs to a crore. मतलब आप ये जो कंटेंट बना रहे हो नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इज नॉट योर कोर सो यू आर नॉट मेकिंग कंटेंट टू मेक मनी इज दैट राइट 100%. 100%. I don't think 5 years, 10 years later also I will really make money out of content, right? Of course, शायद मेरे पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, but making money out of content is never my objective. The reason why I make content is twofold. First, of course, it gives you a brand, right? It gives you relatability. Today, we get so many students at FPA who want to enroll because they've heard about me, right? It gives them a lot of confidence कि यार इस कंपनी के बारे में या इस बंदे के बारे में तो सुना हुआ है. It makes your sales process easier, right? That's what most people do, right? Create a brand and then you have products that you flow through. And the second reason why I'm making content is, like I told you, there is too much of garbage. I don't want to sit back and complain that there is garbage. I want to make sure that I play my part. So I'm trying to put across the right things through my social media network to make sure that anybody who's following me learns the right thing. So I want to be that one point of contact in personal finance where if somebody is confused and they want a direction, I want to be on that list that isko puchte isko pata hai, and he'll guide us in the right direction because he's not making money out of content. So that's my idea. And what are you trying to do? What's your future? 10 years from now, what is Kirtan Shah? Apart from 1 million followers on Twitter, तो ही जाएंगे. No, I think I really I now have started really enjoying this digital journey, very honestly, right? And for me now it is, I don't know how will the audience who's hearing us look at this, पर मुझे ऐसा लग रहा है if I have to choose between making money and have followers, I will rather choose followers. Might not go well with what we are discussing right now, but that is actually what's driving me right now. So I know for a fact that once you have that distribution in place, you can actually do whatever you want to, right? And I know if I do the right thing and I'm able to create the right distribution who trusts me, and I make sure that I vet very well or what I bring to my distribution network, I think I can build an ecosystem which is going to benefit everybody. I appreciate that you're saying this. So that's what I'm You trying have to make a difference, तो फिर आपको अपना circle of influence तो बढ़ाना पड़ेगा. 100%. लेट सीखा पर सीखा, तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि उस डायरेक्शन में मूव करूँ. Kirtan Shah, thank you so much for your time. Such an honor, pleasure to talk to you. Thank you so much for having me on the show.